एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना क्लब बैच लेक्चर नंबर 69 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। होप सो आप लोगों की क्लास 12 2025 की तैयारी एकदम जबरदस्त चल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा का पूरा एकलव्य बैच को फॉलो किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहां से फॉलो कीजिए। ये जो वीडियो है हमारा एक बहुत ही छोटा सा और आसान टॉपिक जो कि बिहार बोर्ड में अक्सर 2 और 5 नंबर में देखने के लिए मिलता है, उस पर बेस्ड है। आज की इस वीडियो में हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल को देखेंगे। और हाइगेन्स प्रिंसिपल आपको बता दें कि ये वेब ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है वो हाइगेन्स प्रिंसिपल ही होता है। तो ये वेब ऑप्टिक्स का पार्ट है, क्योंकि वेब ऑप्टिक्स जो है उसको मैं छोटा छोटा पार्ट में आपको करके दूंगा, पूरा एक वीडियो में नहीं दूंगा। तो यहाँ पे आपको हाइगेन्स प्रिंसिपल मिला, फिर आपको इंटरफेरेंस मिल जाएगा, फिर आपको डिफ्रैक्शन मिल जाएगा, उसके बाद पोलराइजेशन मिल जाएगा, और इंटरफेरेंस के बाद फिर आपको यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी मिल जाएगा। तो इसमें पूरा का पूरा हाइगेन्स प्रिंसिपल को हम लोग 1 शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पेन और पेपर को ले लीजिए और यहाँ से जो भी आपको नोट्स बनाया जाएगा आप उसको प्रॉपर लिखिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइगेन्स प्रिंसिपल 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हाइगेन्स प्रिंसिपल है क्लास 12 2025, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप अपने पूरे तैयारी को एकदम प्रॉपर ढंग से कीजिए। और अभी भी आपके पास टाइम है, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो भी है, या तो आप मॉडल पेपर लगा लीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद मेरा एक वीडियो आएगा एंड में कि कितना सब्जेक्टिव करके जाना है, और ऑब्जेक्टिव तो पूरा का पूरा सेट मैंने करा ही दिया है। ये 1 शॉट है जिसमें हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइगेन्स का स्टार्टिंग में हम लोग वेव थ्योरी देखेंगे, यानी कि हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। अब देखिए, जो प्रकाश होता है यानी कि जो लाइट होता है, इसको लेकर के अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग मान्यताएं थी। अभी तक न्यूटन का कहना था, न्यूटन जिनका जन्म 1642 में हुआ और जिनका मृत्यु 1727 में हुआ, ये न्यूटन का एरा है। तो न्यूटन ने अपने जीवन काल में ये बात को साबित किया था कि प्रकाश एक कण होता है। ठीक है, और 1642 से 1727 के बीच में न्यूटन ने ये बात को बोला था, लेकिन एंट्री होती है हाइगेन्स की। ठीक, इसके पीछे एकदम इंटरेस्टिंग कहानी होता है। तो हाइगेन्स का एंट्री होता है। अब हाइगेन्स ने बोला कि नहीं, प्रकाश जो है वो तरंग नहीं, मतलब कि प्रकाश जो है वो कण नहीं है, प्रकाश एक पार्टिकल नहीं है, प्रकाश क्या है, एक तरंग है। ठीक, जिसको बोलते हैं हाइगेन्स वेव थ्योरी। अब ये किसने दिया था? हाइगेन्स ने। और कब दिया था? 1678 ईस्वी में। हाइगेन्स का यही स्टेटमेंट था। हाइगेन्स ने सबसे पहले आकर के यही बोला था कि जो लाइट है आप उसको वेव बोलिए। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अभी के टाइम में क्या है कि लाइट हैव डुअल कैरेक्टर। लाइट के पास वेव वाला भी नेचर भी होता है, लाइट के पास पार्टिकल वाला भी नेचर होता है। तो ये हाइगेन्स ने तो 1678 में बोला था, यानी कि यहाँ पे हाइगेन्स भी सही है और न्यूटन भी सही है। ठीक, देखिए, अब इसमें हाइगेन्स का वेव थ्योरी अगर पूछेगा कि हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत के बारे में लिखिए, तो आपको 5 नंबर में पूछेगा। तो ये जो पूरा का पूरा मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं और इसमें मैं जो भी लिख करके पहले से लाया हूं, ये प्रॉपर आपको लिखना है और एक दो बार रिवीजन भी कर लेना है, क्योंकि 5 नंबर सवाल के लिए पूरा का पूरा आपको वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें मेरा यहाँ पे 12 स्लाइड लगा है। 12 स्लाइड, यानी कि आपको भी अगर पेज में लिखना है और लिखने के बाद इसमें बताई गई बातों को आप अच्छा से समझ लेते हैं, आप आराम से 5 नंबर के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। क्योंकि मैं जो भी वीडियो में कंटेंट लेकर के आता हूँ और ऑलरेडी वो मोर देन इनफ ही रहता है, उसमें से अगर आप कुछ छोड़ भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में सब चीज बताऊंगा, लेकिन आपको लिखना कितना है? 1.5-2 पन्ना के आसपास लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज दे देकर मैं यहाँ से हाइगेन्स प्रिंसिपल को डिफाइन करूंगा और आपको लिखते भी चलना है। हाइगेन्स ने क्या बोला कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव है। ठीक, लाइट एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव कहने का मतलब होता है यांत्रिक तरंग, अर्थात प्रकाश को यानी कि इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि सरासर गलत है। प्रकाश एक तरंग है, ये बात तो सही है, बट प्रकाश एक मैकेनिकल वेव है, ये बात गलत है। क्योंकि आपको क्लास 10th में ही पढ़ा दिया गया था कि प्रकाश जो होती है वो निर्वात में भी गति करती है, अर्थात प्रकाश को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो कि हाइगेन्स ने बिल्कुल ये अपना स्टेटमेंट गलत दिया था। ठीक, लेकिन फिर भी हाइगेन्स के बहुत सारे स्टेटमेंट थे जो कि सही भी थे, जैसे कि लाइट एक वेव होता है, ये इनका बहुत ही सही डेफिनेशन था। अब देखिए, अब ये बात पता है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है
और प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होता है। लेकिन हाइगेंस ने बोला था कि प्रकाश एक अनुदैर्घ्य प्रकृति का तरंग होता है। अनुदैर्घ्य कहने का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल। अब ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लाइट है वो तो ट्रांसवर्स वेव होता है, लाइट प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। लेकिन यहाँ पे हाइगेंस के द्वारा बोला गया है कि प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है, जो कि गलत है। तो यहां से आपको लिखते चलना है। ये सारी बातें आप एक बार समझ जाओगे तो फिर आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब सवाल यहाँ पे ये आया कि जब हाइगेंस से पूछा गया कि ठीक है चलिए आपका बात हम मानते हैं कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग उसको कहा जाता है जिसको ट्रेवल करने के लिए, यानी कि जिसको गति करने के लिए किसी मीडियम या माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस जी आप बताइए कि वो कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश गति करती है। तो प्रकाश ने कहा कि ठीक है मैं आपको बताता हूं। तो प्रकाश ने एक ईथर हाइपोथेसिस नाम का थ्योरी लाया। ठीक है, इसको बोलते हैं ईथर हाइपोथेसिस। अब ये ईथर हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस कहने का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, बना बनाया हुआ बात को हाइपोथेसिस कहते हैं, अवधारणा भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हाइगेंस का ईथर हाइपोथेसिस था। हाइगेंस ने क्या बोला? हाइगेंस ने स्टेटमेंट अपना दिया कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश जिस माध्यम में गति करती है वह अति तन्व है, यानी कि एकदम पूरा का पूरा डायलूट और उच्च प्रत्यास्थ। उच्च प्रत्यास्थ करने का मतलब होता है हाईली इलास्टिक प्रकृति का होता है, जिसे ईथर कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हाइगेंस का एक नया स्टेटमेंट आया। हाइगेंस ने बोला कि प्रकाश जिस मीडियम में गति करती है वो जो मीडियम होता है वो अति तनु और उच्च प्रत्यास्थ प्रकृति का होता है, और उस मीडियम को क्या कहते हैं? ईथर कहा जाता है। तो फिर और भी लोगों ने सवाल किया कि चलिए तो इस मीडियम को जरा आप दिखा दीजिए। तो हाइगेंस का फिर पोस्टुलेट आया कि ना ना ना, ये जो माध्यम होता है ना ये अदृश्य होता है, यानी कि आप इसको देख नहीं सकते हैं, और साथ ही साथ यह अस्पर्शीय होता है, यानी कि अनटचेबल होता है। अनटचेबल ना तो आप इसको स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम ईथर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये तो हाइगेंस का सिद्धांत था। अब यहाँ पे हाइगेंस ने अच्छा खासा स्टेटमेंट दे करके, अच्छा खासा लॉजिक दे करके यहाँ पे बच गए, बट ये बाद में बिल्कुल ही रॉन्ग हुआ। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई एनवायरमेंट में ईथर हाइपोथेसिस नाम का कोई घटना होती ही नहीं है। फिर भी अपना हाइगेंस आकर के दिए थे। जब हाइगेंस के बारे में हम लिखेंगे तो वहां पे इस बात का भी वर्णन करेंगे कि हाइगेंस ने बोला था कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश किसी माध्यम में गति करती है, और हाइगेंस के अनुसार प्रकाश जिस माध्यम में गति करती है उसको ईथर कहा जाता है, और इसी सिद्धांत को ईथर हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब ये ईथर कैसा होता है? तो ये क्या होता है कि अति तनु और उच्च प्रत्यास्थ प्रकृति का होता है, जो कि अदृश्य और अस्पर्शीय होता है। ये ईथर हाइपोथेसिस है हाइगेंस का। चलिए, ये बात तो बिल्कुल गलत था, फिर भी ये सब किसके द्वारा दिया गया था पोस्टुलेट? तो हाइगेंस पापा के द्वारा दिया गया था। अब हम आते हैं, अब देखते हैं ये इसका पोस्टुलेट नंबर 4। यह निम्नलिखित घटनाओं को परिभाषित करती है। मतलब हाइगेंस ने जो अपना प्रिंसिपल दिया था उसके अनुसार प्रकाश परावर्तन करती है। ये भाई साहब का बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट था, क्योंकि प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये तो सही है। तो न्यूटन ने भी किया था। प्रकाश का अपवर्तन भी हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। रिफ्लेक्शन भी होता है, इसका इंटरफेरेंस हो जाता है, ये नई बात आ गई थी। इंटरफेरेंस यानी कि व्यक्तिकरण। ठीक है, जब अभी आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरफेरेंस के बारे में आपको बताया जाएगा। दो वेव्स जब आपस में मिलती हैं तब इस प्रक्रिया को इंटरफेरेंस कहा जाता है, यानी कि व्यक्तिकरण कहा जाता है। मीटिंग ऑफ टू वेव्स इज सेड टू बी इंटरफेरेंस। एंड ये डिफ्रैक्शन है जिसको विवर्तन कहा जाता है। तो ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन चारों की चारों घटनाएं देती है, और ये बिल्कुल बात सही निकला हाइगेंस का। अभी हम लोग परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ लिए होंगे। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस आने वाले वीडियोज में मैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सब के बारे में बारी बारी से बताऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल में ये जो पोस्टुलेट है ये हाइगेंस का पोस्टुलेट है, जो कि समझना और याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 5 नंबर में पूछेगा तो इतना बात हमें लिखना पड़ेगा। चलिए, अब इसमें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि हाइगेंस ने जो बोला था उनके अनुसार प्रकाश जो होता है, मतलब कि हाइगेंस का जो वेव थ्योरी आया था वह ध्रुवण और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को व्याख्या करने में असफल रहा।
मतलब कि हाइगेंस का जो वेव थ्योरी था वो पोलराइजेशन को डिफाइन नहीं कर पाया, क्योंकि जो प्रकाश होती है वो ध्रुवित होती है, यानी कि जो लाइट होती है वो पोलराइज्ड होती है। अब इस चीज को हाइगेंस का प्रिंसिपल डिफाइन नहीं कर पाया, और साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको मैक्स प्लांक और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों लोगों ने मिल करके दिया था, और हेनरी एक हर्ज नाम के साइंटिस्ट थे, सभी लोगों ने मिल करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। बाद में साइंटिस्ट थे जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। उन्होंने 1920 में आकर के इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी अच्छी तरीके से डिफाइन किया और खुद का अपना एक समीकरण दे दिया। तो हाइगेंस का जो वेव थ्योरी था वो पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हाइगेंस का वेव थ्योरी फेल हो गया। चलिए अब इसी में हमें बताना है वेवलेट्स के बारे में, क्योंकि आपसे सवाल पूछेगा 5 नंबर का, जानते हैं 5 नंबर में इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। अब ये हाइगेंस नहीं बताया था वेवलेट्स, जिसको तरंगिका कहते हैं। वेवलेट्स जो कि अक्सर हमें देखिए, जैसे कि जब बॉडी का जब ईसीजी होता है तो ईसीजी में आपको इस प्रकार का ग्राफ देखने के लिए मिलता होगा। ये जो ईसीजी में इस प्रकार का जो ग्राफ देखता है, टेढ़ा मेढ़ा, जिधर मन किया उधर चला गया, दिस इज सेड टू बी वेवलेट, जिसको हिंदी में तरंगिका कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो यह एक आयाम वाला तरंग जैसा दोलन है जो शून्य से शुरू होकर घटता या बढ़ता रहता है और फिर शून्य हो जाता है। ठीक है, क्या होगा फिर बाद में लिख देंगे, और फिर शून्य हो जाता है, और उसको क्या कहते हैं, तो उसको वेवलेट कहते हैं, जिसको हिंदी में तरंगिका कहा जाता है। ठीक है, यह एक आयाम वाला तरंग है। आयाम करने का मतलब एम्पलीट्यूड है, आयाम वाला तरंग, और ये जो है ना, ये हमेशा दोलन करते रहता है, हमेशा ऑस्किलेट करते रहता है, और ये 0 से स्टार्ट होगा, घटेगा, बढ़ेगा। जैसे कि देखिए यहां से 0 से स्टार्ट हुआ, फिर एक समान आया, यहां 0 से स्टार्ट हुआ, फिर घटा, बढ़ा, फिर पीक पे गया, फिर घटा, फिर बढ़ा, एंड ये प्रोसेस होते रहता है, और इसको क्या कहते हैं, वेवलेट कहते हैं। तो वेवलेट के डिफिनेशन से हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिल गया, जो कि हाइगेंस ने बताया था। तो हाइगेंस ने वेवलेट के बारे में बता दिया था, इसीलिए हाइगेंस के थ्योरी को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है ऑप्टिक्स में, वो भी वेव ऑप्टिक्स में। अब बात करते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को हिंदी में, वेव फ्रंट को हिंदी में तरंगाग्र कहा जाता है, तरंगाग्र। ठीक है, वेव फ्रंट के बारे में हम देखेंगे, ये वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट का सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। एक समान फेज में दोलन करने वाले सभी तरंगों के लोकस को वेव फ्रंट कहा जाता है। भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, क्योंकि वेव फ्रंट 2 नंबर में भी पूछता है। क्या डिफिनेशन है, एक समान फेज में, मतलब फेज दोनों का एक जैसा होना चाहिए, अब हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो। तो एक समान फेज में दोलन करने वाले जितने भी तरंग होते हैं उनके लोकस को क्या कहते हैं, वेवलेट्स कहते हैं। और वेवलेट नहीं, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, फेज सेम होना चाहिए, और उस सेम फेज में जितने भी दोलन करने वाले तरंग होते हैं उनको क्या, उनके लोकस को क्या कहा जाएगा, वेव फ्रंट कहा जाएगा। अब लोकस जानते होंगे, क्योंकि क्लास 11th मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है लोकस। लोकस एक सर्किल का, स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एकदम आसान तरीका से और मस्त तरीका से लोकस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लोकस का डिफिनेशन है, पाथ ट्रेस्ड बाय एनी पॉइंट इज सेड टू बी लोकस। पाथ ट्रेस्ड बाय एनी पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। अब देखिए आप, लोकस का हिंदी होता है बिंदु पथ। अगर ऐसे नहीं समझिएगा तो आप ऐसे समझिए, बिंदु पथ। अब बिंदु पथ का अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो बिंदु पथ का मतलब हो जाएगा बिंदु का पथ। अब पथ का मतलब होता है रास्ता। तो कोई भी बिंदु जिस रास्ते पर चलती है उस रास्ते को लोकस कहा जाता है। अगर कोई बिंदु बिल्कुल एकदम सीधे चले, कोई बिंदु बिल्कुल ऐसे सीधे चले, इसका लोकस स्ट्रेट लाइन होगा। कोई बिंदु ऐसे चले तो इसका लोकस सर्किल होगा। कोई बिंदु ऐसे चले तो इसका लोकस इलिप्स होगा। कोई बिंदु ऐसे चले तो इसका भी लोकस क्या होगा, इलिप्स होगा। अगर कोई बिंदु मानता है कि ऐसे चलेगा तो इसका लोकस पैराबोला होगा। अगर कोई बिंदु ऐसे चले तो
तो इसका लोकस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो यही वेव फ्रंट के डेफिनेशन में बताया गया है कि एक समान फेज में दोलन करने वाले सभी तरंगों के लोकस को वेव फ्रंट कहा जाता है। और इसका हम लोग जीता जाता एग्जाम्पल देखिए, एकदम मस्त एग्जाम्पल है। देखिए जैसे पानी में आप कंकर मारिएगा ना, तो ये क्या होगा कि पानी में जैसे कंकर मारते हैं तो वही बात याद आ जाता है कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सोनिए, दिल में हलचल सी मच जाएगी। ठीक है, बट वैसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा कि पानी में हम जैसे कंकर मारेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे 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 से बहुत दूर दूर तक इस प्रकार के हमें तरंगे दिखाई पड़ती है। तो जैसे ही पानी में हम कंकर मार देते हैं तो ये जो वेव फ्रंट है ये इस डिजाइन के रूप में हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ठीक है, ये वेव फ्रंट का ही रूप है। और इसका आप देख लीजिए, इसमें जितने भी दोलन करने वाले तरंग होते हैं उनका फेज क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि इसमें जितने भी तरंग है सब के सब सेम फेज में, एक ही कला में ये लोग दोलन कर रहे हैं, ये लोग ऑस्किलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, तो ये वेव फ्रंट है। ठीक है, ये क्या कहा जाएगा, वेव फ्रंट। जब बहुत सारे वेव से सेम फेज में ऑस्किलेट करने लगते हैं, यानी कि ढेर सारे तरंगे एक ही फेज में आकर दोलन करने लगते हैं, तब उसको वेव फ्रंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि तरंगाग्र के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक, नेक्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि यहां से एक सोर्स है, अब यहां से निकलेगा वेव्स, यहां से निकलेगा, यहां से फिर वेव्स निकलेगा, यहां से वेव्स निकलेगा, यहां से वेव्स निकलेगा, यहां से वेव्स निकलेगा, देन एक स्फीयर के फॉर्म में आ जाएगा। अब स्फीयर के फॉर्म में आ गया तब इसको कहा जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी कि इसको आप कह सकते हैं गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र इसको कहा जाएगा। ठीक, अब इसमें एक और नोट में आपको बात लिखना है कि तरंग प्रसार यानी कि वेव प्रोपेगेशन हमेशा वेव फ्रंट के लंबवत होता है। ठीक है, ये जो वेव फ्रंट हमने बनाया, अब ये जो वेव फ्रंट होता है ये तरंग प्रसार के हमेशा कैसा होगा, तो लंबवत होगा। तरंग प्रसार जिसको इंग्लिश में वेव प्रोपेगेशन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछा गया है कि तरंग प्रसार यानी कि वेव प्रोपेगेशन और वेव फ्रंट के बीच कितना डिग्री का एंगल होता है। ऑप्शन में रहेगा 0, 90, 180, 45, तो हमें 90 टिक करना होगा। अब देखिए, अगर कोई स्रोत अनंत पर रखा हुआ है तो वहां से जो वेव्स आती है और सेम फेज में ऑस्किलेट करती है, तो जब हम उसका लेकस निकालते हैं तब वहां पर हमें एक प्लेन वेव फ्रंट देखने के लिए मिलता है। अब ये प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरीका से दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट दिखाई पड़ेगा। उसके बाद एक और इसमें टॉपिक है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है, तो वेव फ्रंट के प्रत्येक बिंदु पर नया विक्षोभ करने का मतलब होता है न्यू डिस्टर्बेंस। ठीक, तो वेव फ्रंट के प्रत्येक बिंदु पर नया विक्षेप का स्रोत प्राप्त होता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। और ये जो वेवलेट होता है ये गोलीय और तरंग की चाल से गति करता है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक वेवलेट मिलेगा, एक वेव फ्रंट यहाँ पर है, एक वेव फ्रंट यहाँ पर है, एक वेव फ्रंट यहाँ पर है, एक वेव फ्रंट यहाँ पे है, एक वेव फ्रंट यहाँ पे है, एक वेव फ्रंट यहाँ पे है। तो ये सब आपस में मिलकर के देखिए सिलेंडर का निर्माण कर देगा। ठीक है, सिलेंडर का निर्माण कर रहा है और इसी को सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। एंड दिस इज एंड ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। होप सो पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।